हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो जो अगला चैप्टर है हमारे पास रिवीजन के लिए वो है सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव फॉर रिवीजन इज सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, पहले पढ़े भी हैं आप लोग, तो सरफेस केमिस्ट्री जो है ये काफ़ी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक बार आपको एनसीईआरटी से पहले कम से कम एक बार वही जो मैं बता रहा हूं उससे पहले एक बार आपको रीडिंग करनी है, और एक बार मेरे थोड़ा रिवाइज करवाने के बाद एनसीईआरटी से रीडिंग करना है। एनसीईआरटी से रीडिंग करना मोर देन सफिशिएंट है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर उससे पढ़ लोगे तुम्हारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री के, ठीक है। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री एक जैसे कि जानते ही हैं एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक तुम्हारा एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट है, देन तुम्हारे पास कैटलिस्ट व कैटेलिसिस वाला कंसेप्ट, और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है कोलॉइड्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन के साथ। एडजॉर्प्शन तुम्हारे पास यहां पर हमारे पास 2 वर्ड आते हैं, एक आता है एडजॉर्प्शन, एक आता है एब्जॉर्प्शन। क्या? एक वर्ड है हमारे पास एडजॉर्प्शन, दूसरा है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर हम चौक को, क्या जो चौक होता है उसको अगर हम इंक में डुबाएं तो जो इंक होता है वो केवल सरफेस के ऊपर जाकर के, जो इंक होता है वो केवल सरफेस के ऊपर लगता है। अगर हम उस चौक को अंदर से अगर तोड़े ध्यान से तो तुम्हारे पास जो अंदर का पार्ट होता है वो अभी भी वैसा ही होता है, हाँ है ना। तो ये जो फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो तुम्हारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो केवल सरफेस के ऊपर जाकर के एक्यूमुलेट होते हैं, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। क्या? तुम्हारे पास एक सरफेस फिनोमिना है एडजॉर्प्शन, और केवल जो पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं केवल सरफेस के ऊपर। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि तुम्हारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे बल्क के अंदर तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारे पास बेसिक एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर एक चीज डिफरेंस। दोनों के अंदर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने चौक को इंक में डुबोया, तो अभी जो चौक है उसके ऊपर इंक आकर के क्या हुआ? एडजॉर्ब हुआ। तो अब हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक आता है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एक आता है हमारे पास एडजॉर्बेंट, बराबर है कि नहीं। जो सब्सटेंस तुम्हारे पास जाकर के एडजॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। जैसे कि इंक हो गया, तुम्हारे पास पानी हो गया, जैसे कि तुम्हारे पास पानी का एडजॉर्प्शन किसके ऊपर? सिलिका जेल के ऊपर, बराबर है कि नहीं। तो ये सब तुम्हारे पास जो है वो क्या है? एडजॉर्बेट। जो जाकर के एडजॉर्ब होगा उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके एडजॉर्ब होगा, जिसके ऊपर, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। ओके, तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इन चीज के बारे में ध्यान में रखना जरूरी है। अब जो एडजॉर्प्शन होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? हेलो, हाँ। तो जो एडजॉर्प्शन है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो तुम्हारे पास पार्टिकल जो जाकर के तुम्हारा एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब एडजॉर्बेट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। एडजॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया, कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा है। तुम्हारे पास अगर काफी बड़ा ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर पाउडर्ड फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा तो तुम्हारे पास जल्दी जाकर के एडजॉर्बेंट, अगर पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो उसके ऊपर ज्यादा एडजॉर्ब होगा, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? देन तुम्हारे पास जो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, सोचिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारे जो एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जल्दी से जाकर के एडजॉर्ब नहीं होंगे, बराबर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए, जैसे कि तुम्हारे पास कंसंट्रेशन हो गया, फिर प्रेशर हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है, ओके। देन तुम्हारे जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लें एडजॉर्प्शन का। जैसे कि मान लीजिए इस क्लासरूम के अंदर क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट है, H2O। क्या?
यहां पे इन दोनों फिनोमिना के अंदर बेसिक डिफरेंस देखें, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखना है तो मान लीजिए जैसे कि इस क्लासरूम के अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, H2O वेपर्स प्रेजेंट है। अगर मैं एनहाइड्रस CaCl2 लेता हूं, एनहाइड्रस CaCl2, और एक बार मैंने लिया सिलिका जेल, क्या सिलिका जेल, तो जो एनहाइड्रस CaCl2 है वो क्या करता है, जो एनहाइड्रस CaCl2 है वो तुम्हारा जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उन सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, बराबर है कि नहीं। जबकि सिलिका जेल में अगर सिलिका जेल प्रेजेंट होगा तो सिलिका जेल के ऊपर क्या होगा कि जितना भी H2O है वो सिलिका जेल के ऊपर तुम्हारा ऊपर में जाकर के केवल एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का। देन अब तुम्हारे पास जो एडजॉर्बेंट होते हैं वो कई तरह के हमको एडजॉर्बेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि तुम्हारा सिलिका जेल हो गया, चारकोल हो गया, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या होता है, चारकोल तुम्हारे पास जैसे कि पिसा हुआ कोयला जो एस होता है उसको हम बोलते हैं चारकोल। एनिमल चारकोल क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, क्या जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको अगर हम जला दें, क्या जलाना नहीं है, हड्डियां अगर हम जला दें तो उसका जो एस बनता है उसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल जो है वो किससे बनता है, हमारी बोन्स से, ठीक है। देन तुम्हारे पास एक वर्ड आता है क्या, सॉर्प्शन, एक वर्ड आता है सॉर्प्शन। बेटा सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन तुम्हारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें तुम्हारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है, बराबर है कि नहीं। ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ऐसा जनरली हमको गैसेस के जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसी कंडीशंस पे देखने को मिलता है जब हम पहचान नहीं पाते हैं कि तुम्हारा उसका स्टेट कौन सा है। जैसे कि गैसेस सब्सटेंसेस का जब वो लिक्विफाई होती हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा फेज प्रेजेंट है, बराबर है कि नहीं। तो उस टाइम पर तुम्हारा जो सॉर्प्शन हम लोग बेसिकली वर्ड यूज कर लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो धागे होते हैं कपड़ों में, तो उनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, कॉटन के जो फाइबर्स, उनको हम जब डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उसमें दोनों फिनोमिना होता है, एडजॉर्प्शन भी और सॉर्प्शन भी, बराबर है कि नहीं। कभी किसी कपड़े का ऐसे धागे को पूरा खोल के देखना तो देखा होगा कि आपने कलर उसके ऊपर भी लगा रहता है और पूरे अंदर तक भी कलर रहता है, तो वो दोनों के दोनों फिनोमिना होता है वहां पर, ठीक है। देन हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है वो दो टाइप के बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास होता है फिजी एडजॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास होता है केमी एडजॉर्प्शन। फिजी एडजॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास होता है केमी एडजॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं या तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा जो होता है हमारे पास उसको और क्या बोल देते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। कुछ वो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है बस जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं कवर करूंगा, ठीक है, सारे के सारे नहीं कवर कर सकते। केमिकल एडजॉर्प्शन, देखो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो मेनली किस वजह से होता है, तुम्हारे पास जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो तुम्हारा एडजॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजी एडजॉर्प्शन। केमी एडजॉर्प्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास एडजॉर्बेट पार्टिकल्स और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, बराबर है कि नहीं। ओके, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। देन तुम्हारे पास सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन तुम्हारे पास इसके अंदर फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमको कोई एज सच तुमको किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बराबर है कि नहीं। क्या एज सच किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता हमको फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जबकि केमी एडजॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहां पर हमको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। ओके, यहां पर हमारे जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन, वो क्या होता है, काफी लो होता है, जबकि यहां पर जो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन होता है केमी एडजॉर्प्शन में वो काफी हाई देखने को मिलता है, ठीक है। देन तुम्हारे पास
इसके बाद अगर हम इनके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ फिजी एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। केमी एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ पहले तो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, फाइनली सभी डिक्रीज करते हैं, लेकिन केमी एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा क्या होगा, शुरुआत में इंक्रीज करेगा। इनका अगर ग्राफ देखोगे तुम्हारे पास, तो इसका जो एड्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है वो तुम्हारे पास आइसोथर्म टेम्परेचर के साथ x/m जो तुम्हारा एड्जॉर्ब हुआ, और टेम्परेचर ध्यान में रखना इधर में क्या है, टेम्परेचर। तो जो तुम्हारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा लगातार फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, तुम्हारे पास ये जो ग्राफ है वो पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। ये ग्राफ तुम्हारा एग्जाम में आ चुका है, बता रहा हूं क्या, ये तुम्हारा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन। और पॉइंट्स की बात करें तो बेटा जो फिजिक एड्जॉर्प्शन होता है ये तुम्हारा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बराबर है कि नहीं। जबकि केमी एड्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अपने ऊपर एड्जॉर्ब करेगा, तुम्हारे पास किसी को नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के साथ ही तुम्हारे केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो तुम्हारा जो केमी एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। और जबकि फिजी एड्जॉर्प्शन तुम्हारे वंडरवॉल फोर्सेस तो हर टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। देन बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर ये नॉन स्पेसिफिक है तो देखो अगर वंडरवॉल फोर्सेज हैं तो उनको हम वापस तोड़ भी सकते हैं, बराबर है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल किसी टाइप का जो केमिकल बॉन्ड है वो तो नहीं देखने को मिलता है, बराबर है कि नहीं, क्या किसी तरह का कोई केमिकल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर ये जो फिजी एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि केमी एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इररिवर्सिबल होता है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए तो तोड़ने के लिए फिर से उनको एनर्जी देना पड़ेगा, बराबर है क्या, ओके। देन तुम्हारे पास जो बड़े आसानी से लिक्विफिएबल गैसेज होती हैं, ये अगर स्पेसिफिक, ये क्या होता है तुम्हारे पास नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। तो जो वो गैसेज जो तुम्हारे बड़े आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं उनका एड्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, बराबर है कि नहीं। अब आसानी से लिक्विफाई कैसे होगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वो गैसेज जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, क्या वो गैसेज सब्सटेंसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, बराबर है क्या। अगर आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं तो वो तुम्हारे जल्दी एड्जॉर्ब भी होंगी। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8a/27 RB, बराबर है। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, मतलब एड्जॉर्ब भी होगी। अगर आपको ए और बी दे दिए जाएं, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए किस चीज को बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज को। तो अगर कोई गैसियस सब्सटेंस जिसका ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, किसी के बी का वैल्यू जितना कम होगा, बराबर है कि नहीं, किसी के बी का वैल्यू जितना कम होगा उसका एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। देन तुम्हारे पास बेटा जो फिजी एड्जॉर्प्शन होता है वो एक मल्टी लेयर होता है। क्यों, जैसे मान लीजिए ये पहला लेयर जिस तुम्हारे पास एड्जॉर्बेंट का सरफेस है उसके ऊपर आकर के एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में क्या लग रहा है, केवल वंडरवॉल फोर्सेज। फिर जो बाकी के जो पार्टिकल्स आएंगे उनके बीच में भी वंडरवॉल फोर्सेज लगेंगे, तो तुम्हारे पास एक दूसरे के ऊपर लेयर पे लेयर एड्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन केमी एड्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जैसे पहले पार्टिकल्स आए, ये मान लीजिए एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, तो ये तुम्हारे पास एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स आ गए, तो इनके बीच में कुछ केमिकल बॉन्ड बनेंगे, बराबर है। तो जब दूसरे पार्टिकल्स और बाकी जो लेयर आएगी तो उनके बीच में अब क्या होगा, अब इनके बीच में केवल वंडरवॉल फोर्सेस लगेंगे। तो जो केमी एड्जॉर्प्शन होता है वो यूनिलेयर होता है, उसके बाद जितने भी होंगे वो फिर फिजी एड्जॉर्प्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये बस बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखना। देन हम लोग इनके कुछ आइसोथर्म के बारे में बात करते हैं। उससे पहले चलो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं।
बेटा जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है? एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ध्यान में रखना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि तुम्हारे पास जो एडजॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है? एक तुम्हारा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या? नेगेटिव। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या है? तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये क्या है? एडजॉर्बेंट का सरफेस है। तो तुम्हारे पास यहां पे क्या होता है? ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स आ गए, मान लीजिए इन्होंने क्या कर दिया? केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो पहले ये पार्टिकल्स क्या फ्रीली मूव कर सकते थे, अभी तुम्हारे पास ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे। तो जो एंट्रोपी होता है यहां पर, जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, वो भी क्या है? नेगेटिव। तो जब एडजॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, वो भी क्या है? नेगेटिव। बराबर है कि नहीं? पहले रेंडमनेस ज्यादा थी, अब तुम्हारे पास आकर के एडजॉर्ब हो गए तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव। अब हमारे पास कोई भी प्रोसेस एडजॉर्प्शन हो रहा, अगर वो प्रोसेस होना है, एडजॉर्प्शन होना है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास डेल्टा जी के अंदर दो फैक्टर हैं, एक डेल्टा एच का फैक्टर है, एक डेल्टा एस का फैक्टर है। डेल्टा एस नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव। बराबर है कि नहीं? तो ये वैल्यू जो ओवरऑल देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है? पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो यहां पर दो फैक्टर हैं, डेल्टा एच क्या है? सपोर्टिंग फैक्टर है, तुम्हारे पास टी डेल्टा एस वाला फैक्टर क्या है? अपोजिंग फैक्टर है। बराबर है? तो ये जो सपोर्टिंग फैक्टर है, अगर डेल्टा एच का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब जो तुम्हारे पास प्रोसेस है, जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। बराबर है कि नहीं? बोलो, अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो गया, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो एडजॉर्प्शन है वो क्या? तुम्हारे पास दोनों प्रोसेस, मतलब पार्टिकल्स का यहां पे एडजॉर्ब होने का और वापिस रिमूव होने का जो रेट है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो आपस में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेंगे। तो उस वक्त डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है? एट इक्विलिब्रियम। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? कि टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड वाइज वो वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू से ज्यादा हो गया, उसके मैग्नीट्यूड से। बराबर है? अगर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब एडजॉर्प्शन का फिनोमिना स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो अब डी एडजॉर्प्शन, मतलब जो पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गए उनका वापिस रिमूवल जो प्रोसेस है, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, अब वो स्पॉन्टेनियस होगा। बराबर है? तो उस वक्त तुम्हारे पास डी एडजॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। बराबर है? ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पर अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो एडजॉर्प्शन के फिनोमिना को अफेक्ट करते हैं, उसमें मैंने एक फैक्टर का नाम लिया था टेम्परेचर। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे तुम्हारे जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से जो एडजॉर्प्शन है वो कम होता है। बराबर है? फिजी एडजॉर्प्शन और केमी एडजॉर्प्शन का ग्राफ हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एडजॉर्प्शन कम होता है। ध्यान से देखिए, यहां पर भी जो फैक्टर है डेल्टा जी वाले में, तो टेम्परेचर का फैक्टर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो टी डेल्टा एस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो तुम्हारे पास जो डेल्टा जी है उसका वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगा? तुम्हारा पॉजिटिव की तरफ, कम नेगेटिव होने लग जाएगा। बराबर है कि नहीं? और डेल्टा जी का वैल्यू कम नेगेटिव होगा, इसका मतलब तुम्हारा जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। बेटा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तुम्हारे थ्योरी ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स हार्डली कोई न्यूमेरिकल बनता है, और जो न्यूमेरिकल बनता है वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से बनता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तुम्हारे पास देखिए, तो सबसे पहले तुम्हारे पास फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है।
वो क्या है, उन्होंने क्या किया कि तुम्हारे पास किसी भी सब्सटेंस का कितना मास एडजॉर्ब हो रहा है ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, उसके बीच में और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया। x बाय एम, x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्ब्ड, जो तुम्हारे पास जाकर के एडजॉर्ब हो रहा है उसका कितना मास एडजॉर्ब हुआ, ठीक है। और m क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास जिस कितने मास के ऊपर जाकर के एडजॉर्बेंट के कितने मास पे जाकर के एडजॉर्ब हुआ, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि। तो उन्होंने फ्रेंडलिच ने क्या देखा कि x बाय एम जो है तुम्हारे पास, उन्होंने तीन अलग अलग उन्होंने रिलेशन दिया, x बाय एम इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर 1 बाय n। ये तुम्हारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उन्होंने एक रिलेशन दिया फ्रेंडलिच ने, x बाय एम इक्वल्स टू के इंटू पी की पावर 1 बाय एन। उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रेशर रेंज में तुम्हारे पास ये जो ग्राफ होता है, तो ये जो x बाय एम है वो अलग अलग डिपेंड करता है। एट लो प्रेशर रीजन तुम्हारा जो ये जो x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, p के। फिर उन्होंने देखा कि एट मॉडरेट प्रेशर जो x बाय एम है वो तुम्हारे पास p की पावर 1 बाय n के कुछ प्रोपोर्शनल होता है। और एट हाई प्रेशर तुम्हारा जो x बाय एम था वो तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, मतलब p की पावर 0, ठीक है। ओके, यहां पर p की पावर 1। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, x बाय एम और p के बीच में। तो उन्होंने देखा कि शुरुआत के अंदर लो प्रेशर रीजन में जो ये लाइन था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, फिर थोड़ा सा कर्व आया, और फिर तुम्हारा बिल्कुल बहुत हाई प्रेशर रेंज में ये ग्राफ कैसा हो गया, बिल्कुल से वर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल हाई प्रेशर की एक लिमिट के बाद तुम्हारा जो सब्सटेंस है उसका एड्जॉर्प्शन होना बंद हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो बहुत हाई प्रेशर के बाद, एक प्रेशर की रेंज के बाद तुम्हारा जो एड्जॉर्प्शन है वो होना बंद हो जाएगा। ओके, अभी हमने ये तो तुम्हारे पास बिल्कुल से बेसिक ग्राफ है। ये क्या है, ये वाला जो रीजन है वो तुम्हारे पास देखो, अभी मैंने लिखा x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो लो प्रेशर रीजन में तुम्हारा x बाय एम और p का जो ग्राफ था फ्रेंडलिच के हिसाब से वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन। फिर तुम्हारा मॉडरेट रीजन में ये तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आया और बाद में बिल्कुल से फ्लैट हो गया पैरेलल टू p। ओके, अगर अलग अलग टेम्परेचर्स में देखेंगे तो तुम्हारे पास बेटा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो तुम्हारा एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है, बराबर है कि नहीं। तो अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा। अगर मैं बोल दूं ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, सेम सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन का मैंने ग्राफ दिया है, तो बताइए T1 और T2 में कौन ज्यादा है। तो अभी हमने क्या बताया कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। देखो यहां पर T2 टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x बाय एम क्या है, कितना मास एड्जॉर्ब हुआ, तो T2 टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब वो टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके ऊपर क्या हो सकता है, कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि देखिए एक तो ऐसा ग्राफ आ सकता है, तुमको टेम्परेचर बताने के लिए बोल सकता है कि कौन सा टेम्परेचर किसका ज्यादा है। तो ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एड्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ओके, अब मेरे पास जो फ्रेंडलिच है उसके हिसाब से इक्वेशन क्या है, x बाय एम इक्वल्स टू के इंटू पी की पावर 1 बाय एन, राइट। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में log लें, ln, अगर मैं ln लेता हूं, ln x बाय एम इक्वल्स टू क्या, ln k प्लस 1 बाय एन ln p। अगर log के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, log ऑफ x बाय एम इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाय एन log ऑफ p, ठीक है। अब यहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, कोई मनाही नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने पे।
तुम्हारे पास बोल दिया जाए log x by m और log p के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा होगा? देखो log x by m कहां पर है? y एक्सिस पे। log p कहां पर है? x एक्सिस पे। तो y इज इक्वल टू किस टाइप का ग्राफ है? mx प्लस c, और n का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा। अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा जो स्लोप है वो किसके बराबर है? चेक करके देखिए, 1/n। टेन थीटा किसके बराबर? 1/n। और जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर है? log k, राइट। चलिए, तो ये था तुम्हारे पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक और दूसरा तुम्हारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है, वो कौन सा? लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो उसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो एडजॉर्प्शन जो है वो कहां कहां तुम्हारा एप्लीकेबल है। जैसे कि तुम्हारे जितने भी मास्क होते हैं, क्या जो गैस मास्क होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइनिंग वगैरह के अंदर आज के दिन जैसे आप लोग कोरोना फैल रहा है, बराबर है, तो क्या हो रहा है? तुम लोग मास्क लगाते हो तो वो क्या कर रहा है कि तुम्हारे पास जो बाहर में जो भी वायरस है उसको अपने सरफेस के ऊपर ही एड्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो तुम्हारे पास जो एड्जॉर्प्शन है उसका एक जो एप्लीकेशन है ये लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है, तुम्हारा जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका यूज क्या है? कई यूजेज हैं तुम्हारे पास। उसमें एक तो आता है कि गैस मास्क को बनाने के लिए, ताकि, और उसमें भी हम लोग जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, क्या जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसको हम जनरली प्रीफर करते हैं। वो क्या करता है? तुम्हारे पास जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो डीकलराइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर तुम्हारा एटमॉस्फेयर से अगर मॉइस्चर को गायब करना है, क्या एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गायब करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि सिलिका जेल, मैंने आज के लेक्चर में पहले भी बताया, ठीक है। देन तुम्हारे पास वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम पंप वगैरह आपने देखा होगा कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एड्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि डस्टबिन घर में, या फिर कभी साफ सफाई वाला देखा होगा कि रोड के ऊपर जो साफ सफाई करते हैं वो काफी तुम्हारे पास वैक्यूम पंप लेकर के घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं? जितनी भी गंदगी होती है वो उनके पंप के साथ चिपक जाती है और फिर वो बाद में जाकर के अलग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक एड्जॉर्प्शन का ही तुम्हारे पास, एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास वाटर्स को प्योरिफिकेशन करने के लिए, देन तुम्हारे पास मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे पास एड्जॉर्प्शन काफी काम आता है। आप लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे क्या करते हैं? तुम्हारे जो बबल्स होती हैं उनके ऊपर एड्जॉर्ब होकर के सरफेस के ऊपर आते हैं, राइट। तो तुम्हारे उसके लिए भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए भी हम लोग तुम्हारा एड्जॉर्प्शन के फिनोमिने का यूज करते हैं, ओके। चलिए, देन ये था हमारे पास कुछ एड्जॉर्प्शन के बारे में। आई थिंक मेन जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला कैटालिसिस का, ठीक है। तो कैटालिसिस वाला जो कंसेप्ट है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो देखो, किसी भी रिएक्शन का हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस को फास्ट करवाने के लिए हम बाहर से एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस को डालते हैं। क्या? वो सब्सटेंसेस जो तुम्हारे पास किसी भी रिएक्शन की रेट को अल्टर करते हैं, बराबर है कि नहीं, जिनको ऐड करने से किसी भी रिएक्शन की रेट अल्टर होती है। अल्टर मतलब फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, ओके। तो तुम्हारे पास वो जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। और ये जो फिनोमिना होता है इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कैटेलिसिस, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, जो कैटेलिस्ट तुम्हारा यहां पर ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक नेगेटिव कैटेलिस्ट, बराबर है कि नहीं। क्या? दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होते हैं? ये तुम्हारी रिएक्शन की रेट को अल्टर करते हैं, बराबर है कि नहीं, उनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और जो नेगेटिव कैटेलिस्ट होते हैं इनका एक और नाम हम यहां पे यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? इनहिबिटर्स।
क्या, इनहिबिटर्स, तो उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन की रेट को स्लो करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास कई बार हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। अब कोई जो रिएक्शन है अगर उसको थोड़ा स्लो करना है, कंट्रोल्ड वे में करवाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग H2O2 का अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं तो H2O में और O2 में, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एज ए ग्लाइसरोल का, या फिर H3PO4, या फिर तुम्हारे पास एसिटामाइड। तो इन सब चीजों का हम लोग यूज करते हैं, वो एज ए किसकी तरह काम करते हैं, इनहिबिटर्स। ठीक है, देन तुम्हारे पास जो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। राइट, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, ध्यान, नाम से ही पता चल रहा है कि जब रिएक्टेंट्स, वो रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्टेंट्स और जो कैटालिस्ट होते हैं दोनों के दोनों क्या हो, सेम फिजिकल स्टेट में हो, दोनों क्या हो, सेम फिजिकल स्टेट में हो, मतलब सेम फेज में हो, तब वो जो कैटालिसिस होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कि अगर उसका एक एग्जांपल लें तो लेड चैम्बर प्रोसेस आपने शायद पढ़ा होगा। किसके लिए हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें हमने देखा होगा कि SO2 प्लस O2, क्या, SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इससे हम क्या बनाते हैं, SO3 गैसियस। तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस जो किसके लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, चैम्बर प्रोसेस, बराबर है कि नहीं। तो उसमें हम लोग एज ए कैटलिस्ट किसको यूज करते हैं, NO को। राइट, तो ध्यान से देखोगे जो सारे के सारे रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट हैं सब के सब सब्सटेंसेस क्या है, सेम फेज के अंदर है, सारे के सारे गैसियस फेज में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस, बराबर है कि नहीं। और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जहां पर दो अलग अलग फेज प्रेजेंट हो, बराबर है। जैसे कि अमोनिया का प्रिपरेशन फ्रॉम हेबर्स प्रोसेस, राइट, N2 प्लस 3H2 से अगर हम बना दें क्या, 2NH3, राइट। और ये हम लोगों ने जानते हैं कि किसके प्रेजेंस में, Fe एज ए कैटलिस्ट, राइट। तो तुम्हारे पास N2 प्लस 3H2, देखो ये N2 क्या होता है, गैसियस होता है, H2 भी क्या, गैसियस, Fe क्या है, सॉलिड है। तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, देन तुम्हारे पास एक और वर्ड हम लोग यहां पर यूज करते हैं, क्या, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अभी जैसे हम लोगों ने कैटलिस्ट को यूज किया, तो प्रोमोटर्स, कैटलिस्ट को हमने किस लिए यूज किया, ताकि रिएक्शन की रेट को अल्टर करे। तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं, वो कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं, बराबर है कि नहीं। अब जैसे हमारा काम क्या है कि तुम लोग को मोटिवेट करना, बराबर है कि तुम लोग को पढ़ाना। अब हमारे, हमको भी एक्टिवेट करने के लिए कोई तो है, तो वो जो काम है वो किसका, प्रोमोटर्स का, बराबर है कि नहीं। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैटलिस्ट को जो रेट होता है उसको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिवेटर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। देन तुम्हारे पास कुछ एंजाइम बेस्ड कैटालिसिस भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कैटालिसिस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो हम लोगों ने दो चीज देख ली है, कौन कौन सा, एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस। जियोलाइट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते हो। देखो एंजाइम बेस्ड कैटालिसिस के अंदर जैसे तुम्हारे पास सुक्रोज को हम लोग किसमें, ग्लूकोज में, फिर जाइमेस, वो सब कैटालिस्ट वाले हैं जितने भी तुम्हारे, वो सारे के सारे तुमको याद रखने पड़ेंगे। एक बार रीडिंग लगाना है आपको, उसमें कुछ भी नहीं है। अगली क्लास में हम लोग कॉलॉइड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉलॉइड्स जो है बेसिकली क्या होते हैं उनको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। वहां से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कैटालिसिस वाला पार्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को नहीं मिलते हैं।